Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 20 दिसंबर को नगर सरकार का चुनाव होगा, जिसके लिए राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव का बजा बिगुल। ऐलान के बाद आचार संहिता लागू। अब नगर सरकार के लिए संग्राम। राज्य निर्वाचन आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नगरीय निकाय चुनाव का शंखनाद हो गया है। कोरोना के चलते करीब 1 साल तक टलते रहे निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद 15 जिलों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, जिसके लिए 27 नवंबर से नामांकन की शुरुआत होगी, जिसकी अंतिम तारीख 3 दिसंबर रखी गई है। वहीं नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 6 दिसंबर है और इसी दिन सभी योग्य उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिन्ह आवंटन का काम भी हो जाएगा, जिसके बाद 20 दिसंबर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर में वोटिंग होगी, जिसकी काउंटिंग और नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे। निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और कोविड गाइडलाइन का पालन हो, इस पर मेन फोकस रहेगा। तो 2 बातों पर फोकस किया गया है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन को प्रेरित किया जाए और कोविड गाइडलाइन का पालन हर प्रक्रिया में हो। जो 10-12 प्रक्रियाएं होती हैं निर्वाचन की, हर जगह उसका पालन हो। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं। नगर निगम की बात करें तो भिलाई चरोदा, दूसरा भिलाई, तीसरा रिसाली, चौथा बीरगांव। नगर पालिका में सारंगढ़, जामुल, खैरागढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा। वहीं 6 नगर पंचायतों में से भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, प्रेमनगर, मारो, कोंटा और नरहरपुर में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा 16 नगरीय निकायों के 17 वार्डों में उपचुनाव भी कराए जाएंगे, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है। जहां कांग्रेस के लिए ये चुनाव 3 साल के कामकाज की परीक्षा जैसा होगा, तो वहीं बीजेपी भी सत्ता से बाहर होने के बाद अपनी ताकत को परखने की कोशिश करेगी। नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। 4 नगर निगम, 5-6 नगर पालिका और कुछ नगर पंचायत। इसकी कांग्रेस की पूरी तैयारी है। मुझे भी रिसाली की जवाबदारी मिली है और निश्चित तौर पर ये उस जनमत को, उस जनता के विश्वास को जो हमने पिछले 3 साल में अर्जित किया है, ये पुनः इस बात को साबित करेगा कि भूपेश है तो भरोसा है। ये पे हमेशा तैयार रही थे और तैयार है। अब कांग्रेस का पटक नहीं देगी। ये मुद्दा है कि पिछला 3 साल में कोई भी नगरीय निकाय में एक ईंटा नहीं रखे गए है। सब जगह विकास के काम अवरुद्ध हो गए। गड्ढा मतलब हर एक काम नहीं होते। नया काम के बात तो छोड़ दो, जो हमारे सरकार के समय पर काम स्वीकृत हो रही वो सबला भी निरस्त कर दे गए है। तो जो नगरीय निकाय में विकास के काम पूरी तरह ठप हो गए है, ये सबसे बड़ा मुद्दा हो। दावों की हकीकत तो 23 दिसंबर को पता ही चल जाएगा, लेकिन इससे पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खासकर नवगठित रिसाली नगर निगम में पहली बार होने जा रहे चुनाव का उत्साह लोगों में भी है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में 3 नगर निगम और 1 नगर पालिका का चुनाव होना है। दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सभी निर्वाचन केंद्रों का जायजा लिया, तो वहीं बिलासपुर में भी बैठक बुलाई गई। अब देखना होगा नगर सरकार के लिए हो रहा संग्राम किसके नाम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में महत्वाकांक्षी परियोजना चिराग का उद्घाटन किया है, जिसका मतलब है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। चिराग परियोजना मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। 1735 करोड़ रुपए की लागत इस परियोजना में लगाई गई है, जिसमें मध्य छत्तीसगढ़ का एक जिला और दक्षिण छत्तीसगढ़ के सभी जिले शुरुआती चरण में शामिल किए गए हैं। 6 सालों के लिए वर्ल्ड बैंक और ADB के सहयोग से राज्य सरकार पोषण और परंपरागत और आधुनिक खेती के मिश्रण से किसानों को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें खेती किसानी के साथ पशुपालन और उद्यानिकी सहित सभी आयाम शामिल किए जाएंगे। 14 जिले हैं जहां ये चिराग योजना अभी शुरू होगी। आज से शुरुआत उसकी हो गई है, तो इससे निश्चित रूप से लाखों परिवार को
इसका लाभ मिलेगा कि किस प्रकार से अपने उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ज़्यादा रेट प्राप्त करें, उसके जीवन में बदलाव के लिए ये चिराग योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के प्रदर्शन पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। बीजेपी के साथ ना तो किसान है, ना ही महिलाएं और ना ही कोई और वर्ग। यही वजह है वो धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर सियासत कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही मामलों पर सरकार ने सभी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की, लेकिन फिर भी बीजेपी से ये हवा देकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और इनके पास कुछ नहीं है, तो इनको जो दो काम इनको आते हैं, पहला सांप्रदायिकता, दूसरा धर्मांतरण, दो ही इनके पास मुद्दे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो एक जगह छोटी सी घटना हुई और उसमें कड़ी कार्रवाई हुई, किसी को छोड़ा नहीं गया, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन इसे कुरेद के जिंदा रखना चाहते ताकि उसके पास और कुछ उनको आता कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ है भी नहीं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और इसी के साथ राजनीतिक दलों की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी है। चुनाव तारीख के ऐलान से एक दिन पहले ही कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस की तरफ से हर नगर निगम और नगर पालिका परिषद के लिए 2-2 सीनियर लीडर को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं सभी नगर पंचायत के लिए एक एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस भवन में इस पर एक अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल रहेंगे। बैठक में जिन जिन नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं उन इलाकों के जिला प्रभारी, मंत्री, सांसद, विधायक, जिला संगठन के प्रभारी पदाधिकारी, वहां के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक और जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। बैठक में सभी नगरीय निकायों में कांग्रेस की जीत के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। जिला नगरीय निकाय चुनाव के केंद्र में दुर्ग जिला होगा। 15 में 4 नगरीय निकाय दुर्ग जिले में हैं, जिसमें से 3 नगर निगम शामिल हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के चलते भी यहां खास नजर होगी। आगामी नगर निगम नगर निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी की 25 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक राजीव भवन में आयोजित की गई है। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी माननीय श्री पीएल पुनिया जी, प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेतागण को आमंत्रित किया गया है। कवर्धा दौरे पर पहुंचे पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने अधिकारियों की बैठक ली है और जिले के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही मंत्री सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, जिसके बाद इंदौरी गांव में कांग्रेस की जन जागरण पदयात्रा में शामिल हुए और प्रदेश सरकार की उपलब्धि के साथ केंद्र सरकार की कमियों को भी गिराया। वहीं बीजेपी के कवर्धा मामले में प्रदर्शन को राजनीति करार दिया और कहा कि उस घटना को राजनीतिक रूप देना गलत है, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो दुर्भाग्यजनक है कि एक ऐसी घटना हुई जिसको हमने कवर्धा में देखा, छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है। पर अब उसको हवा देना और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन लगातार बारदाने की कमी राज्य सरकार के लिए परेशानी बनी हुई है। बारदाने की कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस बार किसान 25% पुराने बारदानों का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये पहले दिन से ही शुरू किया जाएगा और इस बार राज्य सरकार ने 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। हमारे संवाददाता ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है और प्रदेश में धान खरीदी किसी त्योहार से कम नहीं होता। इस बार सरकार ने अपना लक्ष्य बढ़ाया है और लक्ष्य बढ़ाया है तो यानी तैयारियां भी बढ़ानी होंगी। किस तरीके की तैयारियां हैं, बारदाने की जो कमी बनी हुई है लगातार, उसको लेकर क्या स्थिति है और जो लगातार चिट्ठी की पॉलिटिक्स चल रही है उस पर भी क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, सबसे पहला सवाल मेरा कि 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, लक्ष्य बड़ा है, तैयारियां बड़ी रखनी होंगी, किस तरीके की तैयारियां हैं इस बार? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ धान खरीदी के मामले में एक से बढ़कर एक अपने पिछले जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है और किसानों को लगातार मदद करने का काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है। बारदाने की कमी लगातार बनी हुई है और लगातार आप लोग केंद्र सरकार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि बारदाने की जो संख्या है उसको बढ़ाई जाए। कितना बारदाना हमारे पास उपलब्ध है, कितनी कमी आ रही है और जो कमी आ रही है
उसको पूरा करने के लिए क्या तैयारी है? बारदाना इस समय जो हमको आवश्यकता है 105 लाख मीट्रिक टन के बड़े स्कोर को पूरा करने के लिए लगभग 5.25 लाख गठान का, केंद्र केवल 114 गठान दे रही है। किसान बारदाना है उसको पहले दिवस से ही हम 25% अलाउ करेंगे। अंतर जो है उसमें लगभग 135 जो गठान है उसके लिए हम टेंडर फ्लोट किए हैं, टेंडर के माध्यम से उसको पूरा करेंगे और जो गैप रहेगा उसके लिए भी हम जूट बैग के लिए टेंडर बुला रहे हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ थे। धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होनी है, उस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की और कहा है कि लगातार भारत सरकार कृत्रिम रूप से संसाधनों में कमी करने की परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ प्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर चौक पर टक्कर मारकर 5 लाख की लूट की घटना झूठी निकली है। सीए के मुंशी योगेंद्र वैष्णव ने लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी मुंशी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अहिरवारा के सीए गगन जैन के यहां आरोपी मुंशी योगेंद्र वैष्णव 4 सालों से काम कर रहा था, जिसे 5 लाख रुपए लेने भेजा गया था। काफी देर तक ऑफिस नहीं पहुंचने के बाद पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। मेकाहारा अस्पताल पहुंचे सीए को आरोपी मुंशी ने बताया कि पैसे लाते समय बाइक सवार ने टक्कर मारकर उसे गिराया और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपने दोस्त रूपराम निर्मलकर को पैसों से भरा बैग देकर लूट की कहानी गढ़ी थी। बस्तर के साडमुड गांव की 4 आदिवासी युवतियों को तेलंगाना के पेदापली में ठेकेदार द्वारा जबरन बंदी बनाकर काम कराने का मामला सामने आया है। युवतियों के परिजनों ने जगदलपुर एसडीएम और लेबर ऑफिसर से मुलाकात कर बंधक युवतियों को छुड़ाने की मांग की है। इससे पहले परिजनों ने तहसीलदार से मुलाकात करके मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक प्रशासन का कोई भी बंदा मदद के लिए नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीण परेशान है। आपको बता दें कि जगदलपुर तहसील के साडमुड गांव की 8 युवतियां तेलंगाना मजदूरी करने गई थी। पैदापली थाना क्षेत्र के गरुड़पेट गांव में ठेकेदार ने इन युवतियों को बंधक बना लिया और बीते 3 महीने से उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। बंधक 8 में से 4 युवतियां जैसे तैसे भागकर अपने गांव पहुंची हैं, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। अभी भी 4 युवतियां ठेकेदार के कब्जे में हैं। इस पूरे मामले में लेबर ऑफिसर ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा लड़की लोग 8 जन काम करने गए, 4 जन आपस आए, 4 जन वहीं पर फंसे हैं। इसको लाने के लिए हम लोग कलेक्टर साहब से मिले। वहाँ ईटा भट्टी में काम कर रहे थे, जिसमें से 4 लोग भाग के वापस आ गए। परिजनों ने आवेदन किया है कि उनको वापस लाने के लिए श्रम पदाधिकारी कार्यालय से दल गठन किया जा रहा है कि उन 4 को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। ट्रेनों को सामान्य करने के रेलवे बोर्ड के निर्णय के बाद भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के रेल यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब भी जोन की एक्सप्रेस, पैसेंजर, मेमू, डेमू सहित 100 से ज्यादा ट्रेनें बंद हैं। जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें स्पेशल नोटिफिकेशन खत्म होने के बाद भी एमएसटी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोविड के कारण 21 महीने से जोन के अधिकांश ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है। 103 ट्रेनें अभी भी बंद हैं जो नहीं चल रही हैं। जो ट्रेनें स्पेशल नोटिफिकेशन के साथ चल रही थी उन्हें सामान्य किया गया है। इन ट्रेनों में एमएसटी का लाभ यात्रियों को नहीं मिल रहा है। कोविड को देखते हुए रिजर्वेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसके कारण एमएसटी धारकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। पैसेंजर ट्रेन्स का भी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि सारी पैसेंजर ट्रेनें अभी स्टार्ट नहीं की जा सकी हैं, बट धीरे धीरे उनको रिस्टोर किया जा रहा है। जो हमारी SECR की जो ओरिजिनेटिंग मेल एक्सप्रेस ट्रेन थी उसमें 98% को रिस्टोर किया जा चुका है। जहां तक MST की बात है तो रेलवे बोर्ड्स के इसके बारे में अभी भी कोई निर्देश नहीं आया है। भानु प्रतापपुर के दुर्गकुंद तहसील क्षेत्र के ग्राम हाहालद्दी में गोयल ग्रुप के संस्थान श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन की ओर से 16 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। कोविड को ध्यान में रखते हुए माइंस परिसर की साफ सफाई के साथ साथ पूरे माइंस को सैनिटाइज किया गया। इस क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थलों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इस सफाई अभियान के तहत हाहालद्दी, भुड़कागुडुम, चहचड़ और पनगाल ग्रामों के आंगनबाड़ी केंद्रों के प्राथमिक विद्यालयों, स्नानगारों और दूसरे सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया। ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करके उन्हें साफ सफाई के महत्व को समझाया गया। अगला 30 तारीख तक सैनिटाइज करते रहेंगे
और लोगों को एक जागरूक करेंगे स्वच्छता के साथ साथ अपने आसपास के एरिया को भी अपने को भी ध्यान पर रखें और स्वच्छता पखवाड़ा मनाते रहेंगे और भविष्य में भी हम स्वच्छता पखवाड़ा मनाते रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।